हम आपको अब बताएंगे कि रूस यूक्रेन का जंग कैसे और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब हूती पर इजराइल का कहर बरपना शुरू हो गया, विध्वंसक होता जा रहा है। दरअसल रूस ने एक बार फिर से कीव पर बड़े हमले किए हैं। कीव के अलावा कई ऐसे बड़े शहरों को रूस ने टारगेट किया है, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा अब यूक्रेन ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने भी रूस की ऑयल रिफाइनरी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े अटैक्स किए हैं, जिसके बाद अब रूस और ज्यादा विध्वंसक हो गया। दोनों हमारे खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रूस और यूक्रेन में पिछले 3.5 साल से चला आ रहा घमासान और खतरनाक होता जा रहा है। हर रोज नए हमले और उन हमलों में मौत का लंबा होता सिलसिला। चिंता बढ़ाने वाली खबर यह आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में नए किरदारों के शामिल होने की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस के कई ड्रोन ने नाटो के देश पोलैंड के आसमान पर अतिक्रमण किया है। लेकिन उससे पहले रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल की मानो बारिश कर दी। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि इसी सप्ताह रूस ने 415 ड्रोन और 40 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख यूक्रेन की ओर किया, जिसमें कम से कम 250 खतरनाक शाहिद ड्रोन थे। पिछले करीब एक हफ्ते में यूक्रेन पर रूसी हमले में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, जापोरिजिया, स्लोवियांस्क, डोनेत्स्क, क्रीवी रीह, ओडेसा, सुमी और चेर्निहिव को निशाना बनाया। रूस ने कीव क्षेत्र के एक थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे बिजली और गैस सप्लाई ठप हो गई। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से जल्दी और ज्यादा एयर डिफेंस हथियार भेजने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगना रूस को युद्ध जारी रखने की खुली छूट देने जैसा है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में अब तक नाकामयाब रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भरोसा दिया है कि जल्द ही फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने वाले हैं। वैसे युद्ध एक तरफा नहीं है। जानकारी है कि रूस में यूक्रेन समर्थक गुट आतेश ने रूस के तुला में एयर डिफेंस प्लांट को निशाना बनाया। आग की लपटों से प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यूक्रेन के ड्रोन ने प्रिमोर्स्क में रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर हमला बोला। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस की तेल रिफाइनरी और निर्यात क्षमता का करीब 17% कामकाज ठप हो गया है, यानी करीब 11 लाख बैरल तेल रोजाना का उत्पादन बंद हो गया है। मतलब साफ है कि न रूस रुक रहा है और न ही यूक्रेन झुक रहा है, यानी इस महायुद्ध की समाप्ति की सुबह फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन का ये लगातार बढ़ती जंग कैसे दोनों देशों के लिए विध्वंसक होती जा रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल मैं आपसे संजय सोई सर आपसे मैं करना चाहूंगा। संजय सर, क्या आपको लग रहा था कि जो व्लादिमीर पुतिन लगातार जिस पोस्चर को दिखा रहे थे, कभी पुतिन कह रहे थे कि जेलेंस्की को कि आप रूस आ जाइए, जेलेंस्की कह रहे थे कि आप यूक्रेन आ जाइए, दोनों एक दूसरे पर खेल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने वाला नहीं, एक दूसरे को आर्थिक नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं मुल्क। बिल्कुल सुमित, इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध मेरे हिसाब से तो जो पहले था उससे बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया। और अभी काफ़ी हद तक जैसे एनर्जी सेक्टर, ऑयल रिफाइनरीज, तेल के भंडार, हथियार बनाने के भंडार, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हमला हो रहा है और काफ़ी डीप जाके हमले हो रहे हैं। सुमित, जैसा आपने देखा होगा कि पहले रशिया जब अटैक किया था तो ज़्यादातर हमले रशिया के यूक्रेन के अंदर होते थे, और यूक्रेन के जो हमले होते थे वो रशिया की सेनाओं के ऊपर ही डोनबास रीजन, लुहांस्क रीजन, उन क्रीमिया में, उस इलाकों में होते थे। लेकिन अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि अभी यूक्रेन काफ़ी बोल्ड होकर काफ़ी अंदर तक जाके रशिया की जो रिफाइनरीज और उसकी तेल और एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है, यानी कि उनको हमले करने में लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता को कमी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा गेम चेंजर है। दूसरी बात यह कि ये दिखा रहा है कि उनको अभी भी नेटो से काफ़ी मदद मिल रही है, इंटेलिजेंस की, हथियारों की, सप्लाई की, और जैसा कि और साथ साथ रशिया का भी एक बात बतानी पड़ेगी
कि 3 साल से ज्यादा लड़ाई होते हुए भी अभी भी वो लड़ाई लड़ने में सक्षम है। अभी देखिए कितने 450 के लगभग ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा हमला किया गया। यानी कि लोग हैरान हैं कि कितना स्टॉक है रशिया के पास। पीछे कई बार बातचीत हो रही थी क्या स्टॉक खत्म होने वाला है, लेकिन लगातार उनकी 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। उनको ईरान से, संजय सोई सर, सबसे कमाल की बात है प्रोडक्शन डबल कर दी गई, लगातार प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि देखिए युद्ध ना रुके। 3.5 साल में आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, आपका जो रसद होती है, आपको साजो सामान एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है व्लादिमीर पुतिन रुकने वाले नहीं है, शायद वो आगे ही बढ़ते जाना चाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी। सर, डीके पांडे सर, जो बयान अब लगातार नाटो की तरफ से आ रहे हैं, जो बयान लगातार आप कह रहे हैं कि नाटो के कई मुल्क दे रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कई ऐसे मुल्क जो दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी चाहते हैं कि ये युद्ध ना रुके लगातार? अब अगर रूस इतना एग्जॉस्ट हो ही चुका है तो उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, कम से कम रूस को लंबे समय के लिए कमजोर कर दिया जा सके? जय हिंद। पहली बात तो महत्वपूर्ण है कि अगर हम रशिया का वॉर कैपेबिलिटी देखें इतिहास में, तो वो हमेशा लंबे युद्ध का जो है वो समर्थक रहा है। तो उसको देखते हुए अगर नाटो कंट्री सोचते हैं कि रशिया को लंबे इनिंग पर खिलाया जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए उनके सामने टिक पाना। ध्यान रहे कि इस वर्ष के अंत तक 40,000 नॉर्मल ड्रेन और 25,000 डिकॉय ड्रेन रशिया प्रोड्यूस करने वाला है। तो ड्रोन की कमी नहीं होगी, और ड्रोन की जो उनकी तबीयत है, जो उनकी जो फितरत है, वो भी बदल रही है, इंप्रूव हो रही है लगातार। पोलैंड में जैसे ड्रोन गिरे, वो बताया जा रहा है कि वो गड़बड़ा ड्रोन थे, डिकॉय ड्रोन थे। वो जो है पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उससे बनाए गए थे, यानी कि प्लास्टिक से और थर्मोकोल से, और उसमें 5 किलो का जा सकता है आपका पेलोड। तो वो ड्रोन कहा जा रहा है कि गरबेरा नाम का ड्रोन है ये, और उसकी मारक क्षमता 600 से 6.5 किलोमीटर के तक जा सकता है अंदर। और कहा जाता है कि 21 ड्रोन पोलैंड के क्षेत्र में गए, जिसमें से वो 3 और 4 ही मार पाए। और सबसे मजेदार चीज जो हुई कि इसके लिए F-35, F-16 और अवैक्स जो है इटली का लिया गया, एयर रिवर लॉन्च किया गया, और उसके बाद 21 में से केवल 4 ड्रोन ही वो मार पाए। अब जेलेंस्की कह रहे हैं जिस प्रकार से ये जहाज गए, F-35, F-16 और अवैक्स सब एक साथ स्क्रैम्बल किए गए और वो पोलैंड के लिए ड्रोन को मारने में कामयाब हुए हैं, तो ऐसे ही उनको भी एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जो है जल्द ही उनको कुछ एसेट देने वाले हैं। साथ में पोलैंड ने भी आर्टिकल 4 को जो एक्टिवेट कराया है, और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि शायद एस्केलेशन हो सकता है। मैं एक और बात यहाँ पर बता दूं कि इस समय जब पोलैंड के में ये तनाव बढ़ा हुआ है, उस 12 से 16 सितंबर के बीच में जैपाड 2025 एक्सरसाइज भी चल रही है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। ये एक्सरसाइज अकेले बेलारूस में नहीं है, बेलारूस, रशिया, बाल्टिक और ब्रांडिक जो सी हैं उनमें ये एक्सरसाइज हो रही है, और 56 देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बेहद जो है वहां पर फोर्सेज हो रहे। साथ में लुथानिया में पोलैंड के अंदर और नाटो कंट्रीज ने भी पैरेलल एक्सरसाइज किया, और लगभग 40 से 80 हजार के बीच में जो है वहां पर सेना एकत्रित है उस क्षेत्र में। तो इस समय निश्चित रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन के बगल में। लेकिन जिस प्रकार से ये चीज बढ़ रही है, इसको रोकने का प्रयास जो है वो नहीं हो रहा है। एक बहुत ही सीरियस और कंस्ट्रक्टिव जो है रोकना ही तो सबसे, आप हमेशा पांडे सर हमेशा, बिल्कुल पांडे सर, हमेशा कहा जाता है कि जो युद्ध कभी भी शुरुआत होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है विश्वास की कमी, और युद्ध रोकने के लिए भी सबसे जरूरी होता है विश्वास, यानी आपसी विश्वास बने रूस और यूक्रेन में, तो शायद सबसे जल्दी ये युद्ध रुक सकता है।